प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार माटी वाली सारा दिन माटा खाना से माटी ले जाकर शहर में घर घर जाकर उस माटी को पहुंचाती है और उन महिलाओं से क्या बातचीत करती है और कुछ महिलाएं उसको खाने के लिए चाय और रोटी भी देती है, लेकिन वह उनमें से कुछ रोटियां बचाकर अपने बूढ़े पति के लिए बचाती है तथा वह उनको महसूस भी नहीं होने देती कि उसने रोटी खाई नहीं बल्कि बचाई है, और वैसे ही दिखावे के रूप में अपने मुंह को हिलाती रहती है ताकि उनको यह महसूस हो कि जो माटी वाली बूढ़ी औरत है वो रोटियां खा रही है। यहाँ तक हमने पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि उस माटी वाली औरत के पास अपनी कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है, एक टूटी फूटी झोपड़ी है, उसी में गुजारा करती है और वो झोपड़ी भी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। अब आगे देखिए, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया, प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी, बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। अर्थात कि अब उसने जो माटी बेचकर या घरों में पहुंचाकर जो आय उसकी हुई है कि वह मन ही मन सोचती है कि आज वह अपने पति को अर्थात बूढ़े को केवल सूखी रोटियां ही नहीं देगी, बल्कि उसने उन पैसों से कुछ प्याज खरीदे, एक पाव मतलब 250 ग्राम प्याज उसने खरीदे और प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अर्थात कि उसने कहा कि आज वह बूढ़े को सूखी रोटी नहीं देगी, बल्कि जो प्याज अपने साथ लेकर आई है उस प्याज से कुछ सब्जी बनाकर और सब्जी के साथ अपने पति को वह रोटियां परोस देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5, और मन ही मन सोचती है कि सब्जी के साथ वह 2 रोटियां नहीं खा पाएगा, या तो एक ही खाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधी रोटी और खा लेगा तब 1.5 रोटी खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, अर्थात कि जब वह माटी वाली उस दिन रोटियां और प्याज लेकर घर पहुंची तो उनके पहुंचने से पहले ही उस माटी वाली के बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए यह कहा गया है कि उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है। रोटी की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अब वह रोटी खाने लायक बचा ही नहीं है, अर्थात वह मौत के मुंह में जा चुका है। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात कि जब भी माटी वाली शाम को घर लौटती तो उसका जो बूढ़ा पति है उसके पाँव की आवाज़ सुनकर उसकी अपनी नज़रों को घुमाकर उसकी तरफ देखता था, दरवाजे की तरफ देखता, लेकिन आज उसने अपनी नज़रों को घुमाया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वह स्वयं माटी हो चुका है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हो। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। अर्थ कि जब वहाँ पर टेहरी बांध का निर्माण होने जा रहा था तो तहसील से उसने
कहा कि आप क्या जिस घर में आप रहती है क्या उसके का प्रमाण पत्र, उसके कागजात आपके पास हैं? तो उस महिला ने कहा कि साहब मेरी ज़िंदगी तो लोगों के घरों में माटी पहुंचाने में गुजर जाती है और माटा खाना से माटी लाती हूँ, वह माटा खाना भी मेरे नाम नहीं है, वह तो सिर्फ मेरी रोजी है, इसलिए साहब आप उस माटे खाने को पानी से मत भरिए। तो उस व्यक्ति ने कहा बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए रोजी के नेतृत्व कि यदि आपके पास इस ज़मीन का कोई सबूत है तो आप हमें दिखा दीजिए कि हमें तो सिर्फ कागज़ चाहिए, न कि आपकी रोजी। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अर्थात कि उस महिला ने कहा कि यदि यहाँ बांध आप बना देंगे तो बांध बनाने के बाद मैं लोगों के घरों में माटी कैसे पहुँचाऊँगी, और यदि मैं लोगों के घरों में माटी नहीं दे पाऊँगी तो मैं क्या खाऊँगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, आप खुद ही तय करें कि आप क्या करें। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात कि जब वहाँ बांध बना दिया गया, अर्थात सुरंगों को बंद कर दिया गया और पानी शहर में पानी छोड़ा गया, तो सबसे पहले जो पानी है शमशान घाट में घुस गया और उस महिला की चिंता बढ़ गई। वह झोपड़ी के बाहर बैठी हुई सोच रही थी कि गांव के क्योंकि पानी घुसने से जो शहरवासी वो अपने घरों को छोड़कर कोई दूसरे स्थान पर चले गए थे, लेकिन उस माटी वाले के पास जाने के लिए कोई साधन वगैरह भी नहीं था, अर्थात वह जाने में असमर्थ थी। इसलिए वह गांव के हर आने जाने वाले व्यक्ति से एक ही बात कहती कि गरीब आदमी का शमशान नहीं रहना चाहिए। जो गरीब आदमी की जो भूमि होती है वह तो शमशान होती है, और आज उसका शमशान भी उजड़ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा पाठ हमने पढ़ा माटी वाली, और आशा भी करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप इसको मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं। प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मार्केट ने इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 6, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 6, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं तथा इनको अच्छी तरह याद भी करना है।